नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक प्रमोद में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे पैसे के प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करती है बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदल सकती है। इस किताब का नाम है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ और इसे लिखा है मेरी हंट ने। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीने की योजना बना रहे हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक अमूल्य गहना साबित होने वाली है। तो बिना देर किए आइए जानते हैं मेरी हंट द्वारा बताए गए वो 7 शक्तिशाली नियम जो हमें पैसों का सही उपयोग करना सिखाते हैं। पहला नियम, कुछ भी खर्च करने से पहले उसे पहले बचाओ। बचत का महत्व, कुछ भी खर्च करने से पहले उसे पहले बचाओ। यह नियम वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत है। इसमें बचत को प्राथमिकता देने की बात की जाती है जिससे हम अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। आमतौर पर हम जो करते हैं वह यह है कि अपनी आय में से पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचत के रूप में रखते हैं, लेकिन यह तरीका हमेशा कारगर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पास में पर्याप्त धन हो तो आपको खर्च करने से पहले बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए। बचत की आदत डालना, बचत करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक नियमित आदत है जो समय के साथ विकसित होती है। जब आप अपने खर्चों से पहले बचत करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यह आदत आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करेंगे आपको यह उतना ही आसान लगता जाएगा। बचत की आदत डालने के लिए आपको अपने खर्चों पर निगरानी रखनी होगी और हर महीने अपने बजट को ध्यान से बनाना होगा। आय चाहे जितनी भी कम हो, बचत को प्राथमिकता दें। कभी कभी यह सोचकर बचत में पीछे हट जाते हैं कि हमारी आय कम है और हम बचत के लिए कोई खास राशि नहीं निकाल सकते, लेकिन यह सोच गलत है। यह सच है कि जितनी कम आय होती है उतना बचत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बचत करना असंभव है। अगर आप कम आय वाले हैं तो आपको अपनी बचत को छोटे छोटे हिस्सों में करना होगा। जैसे ही आप आय का एक छोटा सा हिस्सा बचाने की आदत डालेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी बचत की राशि भी बढ़ेगी। यहां तक कि अगर आप सिर्फ 5% या 10% आय का बचत करते हैं तो भी लंबे समय में यह एक अच्छा फंड तैयार कर सकता है। आपकी बचत का उपयोग, बचत का सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता है, इसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपातकालीन फंड, यह बचत आपके लिए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने में मदद करती है, जैसे किसी बीमारी, दुर्घटना या नौकरी खोने के बाद इस फंड का उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य आधारित बचत, आप अपनी किसी विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बचत कर सकते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए। निवेश के लिए बचत, जब आप कुछ पैसा बचा लेते हैं तो आप उसे निवेश कर सकते हैं। निवेश से आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है और यह आपको लंबी अवधि में अधिक धन बनाने में मदद करता है। वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत, बचत करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आपके पास एक ठोस बचत है तो आप किसी भी वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक अच्छी बचत है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के लिए स्वास्थ्य देखभाल या किसी भी अन्य आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है क्योंकि आपको किसी भी संकट के दौरान पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। बचत और खर्चों का संतुलन, जब आप बचत को प्राथमिकता देते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर भी काबू रखें। खर्चों की निगरानी करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत में जाएगा। बजट बनाना और हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके खर्च किस दिशा में जा रहे हैं और कहां पर आप कटौती कर सकते हैं। बचत के लाभ, तनाव कम होता है। जब आपके पास एक अच्छा बचत फंड होता है तो आपको पैसों की चिंता नहीं होती। वित्तीय समस्याओं के बिना जीवन जीना आसान हो जाता है। अधिक स्वतंत्रता मिलती है।
बचत आपको अधिक स्वतंत्रता देती है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार खर्च कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के। लंबी अवधि में फायदा। बचत से आपको भविष्य में बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे जैसे आप समय के साथ ज्यादा बचत करते हैं, आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। दूसरा नियम, आरण से बचें। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण नियम है, आरण से बचें। यह नियम न केवल वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम आरण लेते हैं, तो हमें न केवल ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, बल्कि इससे हमारी वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। इस नियम के तहत हमें केवल वही खर्च करना चाहिए जिसे हम आसानी से चुका सकें, और आरण लेने से बचना चाहिए। अब हम इस नियम की गहराई में जाकर इसे समझते हैं और यह भी जानते हैं कि कैसे आरण से बचना हमारी वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है। आरण का अर्थ और प्रभाव। आरण वह राशि है जो हम किसी वित्तीय संस्थान से उधार लेते हैं और इसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाना होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे लोग घर, शिक्षा, कार या किसी अन्य महत्वपूर्ण चीज की खरीदारी के लिए लेते हैं। हालांकि आरण का असर केवल हमारे वित्त पर नहीं होता, बल्कि यह मानसिक दबाव भी डालता है। जब हम आरण में होते हैं, तो हमें यह चिंता रहती है कि हम किस तरह से उसे चुका पाएंगे। यह तनाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे कार्यक्षमता और भविष्य की चिंता। जब हम आरण लेते हैं, तो यह हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हमें भविष्य में इसकी किस्तों का भुगतान कैसे करना होगा। इस दबाव के कारण मानसिक शांति नहीं रहती और हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में परेशानी महसूस करते हैं। ब्याज का बोझ। आरण पर ब्याज की दर कभी कभी इतनी अधिक होती है कि मूलधन से ज्यादा हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हमें हमेशा इस अतिरिक्त भुगतान के बारे में सोचने की जरूरत रहती है। स्वतंत्रता की कमी। आरण लेने के बाद हमारी आय पर पूरी तरह से आरण की चुकौती का दबाव होता है। यह हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है और हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने में परेशानी होती है। आरण से बचने के उपाय। आरण से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें हम अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं। बजट बनाना। एक अच्छा बजट बनाकर हम अपनी आय और खर्चों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहां पर कटौती कर सकते हैं। बजट से हम अपनी बचत भी बढ़ा सकते हैं और बिना आरण के जीवन जी सकते हैं। आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क समझें। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। एक स्मार्ट तरीका यह है कि हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। जब हम केवल आवश्यक चीजों पर खर्च करेंगे, तो हमें आरण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपातकालीन फंड तैयार करें। एक आपातकालीन फंड बनाकर हम किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बच सकते हैं। जैसे अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है या किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको आरण लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आप बिना किसी तनाव के समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करें। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपनी पूरी राशि चुका सकें, ताकि ब्याज का भुगतान न करना पड़े। धैर्य और योजना बनाना। किसी बड़ी खरीदारी या खर्च के लिए आरण लेने की बजाय उसकी योजना बनाएं और बचत करके उसे खरीदें। इससे आपको आरण लेने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने वित्तीय दबाव से बच सकेंगे। आरण से बचने के लाभ। मानसिक शांति। जब आप आरण मुक्त होते हैं, तो आपके मन में कोई तनाव नहीं रहता और आप शांतिपूर्वक अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। आरण से मुक्ति मिलने के बाद आपकी आय पूरी तरह से आपकी होती है और आप अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी भुगतान की चिंता नहीं रहती। भविष्य में सुरक्षा। जब आप आरण से बचते हैं, तो आप अधिक बचत कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति तैयार कर सकते हैं। विश्वास और आत्मसम्मान। आरण से बचना और वित्तीय रूप से मजबूत होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को सम्मान की अनुभूति होती है। तीसरा नियम, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत और निवेश में लगाएं।
अगर आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचत और निवेश में लगाएं। यह आदत आपको धीरे धीरे वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ाएगी और भविष्य में आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी। इस नियम का पालन करके आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। आइए इस नियम को विस्तार से समझते हैं कि कैसे आप अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख सकते हैं और यह आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता है। बचत और निवेश का महत्व। बचत और निवेश दोनों ही आपके वित्तीय जीवन के स्तंभ हैं। बचत से आप आपातकालीन स्थितियों के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि निवेश से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल बचत ही पर्याप्त है, लेकिन जब आप अपने पैसों को निवेश में लगाते हैं तो वह आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं और आपको दीर्घकालिक लाभ मिलता है। बचत और निवेश के बीच अंतर को समझना जरूरी है। बचत एक सुरक्षित और त्वरित रूप से उपलब्ध राशि होती है जिसे आप किसी आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकते हैं, जबकि निवेश का उद्देश्य लंबे समय तक संपत्ति बढ़ाना और मुनाफा प्राप्त करना होता है। क्यों जरूरी है नियमित बचत और निवेश? आर्थिक सुरक्षा। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत और निवेश में लगाते हैं, तो यह आपकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जीवन में कोई भी अनहोनी घटना जैसे बीमारी, दुर्घटना या नौकरी का खोना वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। इन स्थितियों से बचने के लिए आपको पहले से अपने पास एक अच्छा फंड तैयार रखना चाहिए, ताकि संकट के समय आपको किसी अन्य से उधार लेने की आवश्यकता न पड़े। संपत्ति निर्माण। केवल बचत करना और पैसे इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं होता। निवेश के माध्यम से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और संपत्ति निर्माण कर सकते हैं। अच्छे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो समय के साथ आपकी संपत्ति को गुणा कर देगा। वित्तीय स्वतंत्रता। जब आप नियमित रूप से बचत और निवेश करते हैं, तो यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके माध्यम से आप भविष्य में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आपको किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक समय बाद आपके निवेश से मिलने वाली आय आपको अपने सभी खर्चों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने में मदद कर सकती है। कैसे करें? अपनी आय का 1% बचत और निवेश में लगाना, बजट बनाना और लक्ष्य तय करना। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपना मासिक बजट बनाएं और देखें कि आपकी आय और खर्चों का संतुलन कैसा है। इसके बाद आपको यह तय करना होगा कि आपकी आय का कितना हिस्सा बचत और निवेश के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह आदर्श रूप से आपकी आय का 20% से 30% हो सकता है। यदि आपकी आय कम है तो शुरुआत में 10% से भी काम चल सकता है, लेकिन समय के साथ इसे बढ़ाना चाहिए। बचत खाता खोलना। बचत को नियमित रूप से अलग रखने के लिए आपको एक अलग बचत खाता खोलना चाहिए, जिसमें आप अपने नियमित खर्चों से बचा हुआ पैसा जमा करें। यह खाता आपको आसान तरीके से अपनी बचत की निगरानी करने में मदद करेगा और यह आपको बचत करने में मदद करेगा, लिए प्रेरित करेगा। ऑटोमेटेड बचत और निवेश। एक तरीका यह है कि आप अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दें। कई बैंकों और निवेश प्लेटफॉर्मों पर आप ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपकी तय राशि स्वतः हर महीने बचत और निवेश में जाती रहती है। इससे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती और आप नियमित रूप से बचत करने में सक्षम होते हैं। निवेश के सही विकल्प चुनना। निवेश के कई विकल्प होते हैं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और अन्य। आपको इन सभी विकल्पों को समझकर अपने लिए सबसे उपयुक्त निवेश विकल्प का चयन करना चाहिए। यह भी जरूरी है कि आप जोखिम और लाभ का सही आकलन करें, ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार सही निवेश कर सकें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। निवेश करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। जल्द ही बड़े लाभ की उम्मीद रखना सही नहीं है, क्योंकि निवेश के परिणाम समय के साथ सामने आते हैं। आपको धैर्य रखने की जरूरत है और नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करते रहना चाहिए। बचत और निवेश के प्रकार।
साधारण बचत खाता यह सबसे सरल और सुरक्षित विकल्प है जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है। हालांकि इसमें मिलने वाला ब्याज बहुत कम होता है। इसे आप आपातकालीन खर्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें आप छोटे छोटे योगदान करके बड़ी राशि का निवेश करते हैं। यह विविध प्रकार के निवेशों में आपके पैसे को लगाता है, जो आपके निवेश को जोखिम से बचाता है। शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो यह काफी लाभकारी हो सकता है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी एक अच्छा निवेश विकल्प है, जहां आप संपत्ति में निवेश करके उसे समय के साथ बेच सकते हैं। पीपीएफ और एनएससी। सरकारी योजनाएं जैसे पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश विकल्प हैं। चौथा नियम, जीवन में समृद्धि के लिए खर्चों को नियंत्रित करें। हम सभी के जीवन में एक सामान्य लक्ष्य होता है, समृद्धि की दिशा में बढ़ना। समृद्धि केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और भविष्य के लिए सुरक्षित स्थिति को सुनिश्चित करने का नाम है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाना होता है। जब तक आप अपनी आय से अधिक खर्च करते रहेंगे, तब तक आप वित्तीय स्थिरता की ओर नहीं बढ़ सकते। इस नियम के तहत आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा ताकि आप अपनी समृद्धि के रास्ते पर सही तरीके से चल सकें। खर्चों का नियंत्रण न केवल आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह भविष्य में भी आपको सुरक्षित रखता है। तो आइए इस नियम को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित करने का महत्व। खर्चों को नियंत्रित करना जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम है। यह आपको न केवल वर्तमान में संतुलित जीवन जीने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में भी आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, तो आप जल्द ही कर्ज में फंस सकते हैं और इससे आपकी मानसिक शांति और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आय का एक अच्छा हिस्सा बचत और निवेश में जाता है, जिससे आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती है। साथ ही यह आदत आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के प्रति अधिक जागरूक बनाती है, जिससे आप अधिक समझदारी से अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तरीके बजट बनाना और अनुसरण करना। खर्चों को नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम है एक बजट बनाना। जब आप एक निश्चित बजट तय करते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि आपकी आय कहां जा रही है और किन क्षेत्रों में आप अधिक खर्च कर रहे हैं। बजट बनाने से आप अपनी खर्चों की सही तस्वीर देख सकते हैं और अपनी आय के हिसाब से खर्चों को कम करने के उपाय खोज सकते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग रखकर आप बचत की आदत डाल सकते हैं। आवश्यकता और इच्छा के बीच अंतर समझें। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ज्यादा महत्व देते हैं, जिससे हम अनावश्यक खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई कार खरीदने की इच्छा या महंगे कपड़े खरीदने की इच्छा, जबकि हमारी मौजूदा जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझेंगे, तो आप केवल वही खर्च करेंगे जो आवश्यक हो। इससे न केवल आपके खर्चे कम होंगे, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति भी बेहतर होगी। उधारी से बचें। उधारी का आदान प्रदान केवल तत्काल संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक होते हैं। उधारी पर ब्याज चुकाना आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसलिए उधारी से बचना चाहिए और केवल वही खर्च करना चाहिए जिसे आप तुरंत चुका सकें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी विवेकपूर्ण तरीके से करें और समय पर अपने बिलों का भुगतान करें, ताकि ब्याज का बोझ न बढ़े। खरीदारी से पहले सोचें। जब भी आपको किसी बड़ी खरीदारी करनी हो, तो उससे पहले सोचें कि क्या यह वास्तव में आपकी आवश्यकता है या यह सिर्फ एक इच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि आपको नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की आवश्यकता नहीं है, तो उसे खरीदने से बचें। इसी तरह आपको सेल या डिस्काउंट के दौरान खरीदारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आपके बजट के अनुसार है या नहीं।
कम कीमत वाले विकल्पों की तलाश करें। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आपको हर खरीदारी में कम कीमत वाले लेकिन गुणवत्ता वाले विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी कार की सर्विसिंग करनी है तो आप महंगे सर्विस सेंटर के बजाय स्थानीय और भरोसेमंद सर्विस सेंटर का चयन कर सकते हैं। इसी तरह आपके दैनिक खर्चों पर ध्यान देने से आप ज्यादा बचत कर सकते हैं। लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। अगर आप जीवन में समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होगी। अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करना अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिक खर्च करें। जब आप अपनी दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देंगे तो आप छोटी मोटी खुशियों के लिए पैसों को बर्बाद करने से बच सकते हैं। संचार और पारदर्शिता। यदि आप शादीशुदा हैं या परिवार के साथ रहते हैं तो अपने खर्चों पर पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्य यदि एक साथ मिलकर बजट बनाएंगे और खर्चों को नियंत्रित करने की योजना बनाएंगे तो वित्तीय दबाव कम होगा और समृद्धि की ओर बढ़ने की दिशा में बेहतर परिणाम मिलेगा। बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। खर्चों पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आपको जीवन में आनंद और सुख से वंचित रहना पड़े, बल्कि आपको अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए निर्धारित करते हैं तो यह आपको भविष्य में अधिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दें। अक्सर लोग बड़े खर्चों पर ध्यान देते हैं लेकिन छोटे खर्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे बाहर खाना खाने की आदत, बार बार कैफे में जाने की आदत या महंगे सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग। ये छोटे छोटे खर्च समय के साथ बड़ी राशि में बदल सकते हैं। इन्हें नियंत्रित करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। समृद्धि की ओर बढ़ने के लाभ। वित्तीय स्थिरता। खर्चों को नियंत्रित करने से आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर होती है। जब आप अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करते तो आपके पास बचत और निवेश के लिए पर्याप्त धन होता है। यह आपको भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रखता है। वित्तीय स्वतंत्रता। खर्चों को नियंत्रित करने से आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप न केवल अपने दैनिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं, बल्कि भविष्य में बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मन की शांति। जब आप जानते हैं कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं और बचत कर रहे हैं तो यह आपको मानसिक शांति देता है। आप भविष्य के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी अनहोनी स्थिति से निपटने के लिए तैयार होते हैं। 5वां नियम, वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करें। हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि और स्थिरता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों का सही तरीके से निर्धारण करना होगा। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण न केवल आपके पैसे को एक सही दिशा में लगाने में मदद करता है, बल्कि यह आपको सुसंगत और केंद्रित बनाए रखता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, क्या करना है और कब करना है। वित्तीय लक्ष्यों का महत्व। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करने से आपकी वित्तीय स्थिति को एक दिशा मिलती है। बिना लक्ष्यों के आप अपनी आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम नहीं हो पाते। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके पास जो पैसा है उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बना सकें। वित्तीय लक्ष्य केवल धन इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ने की योजना का हिस्सा है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं तो आप यह भी जान पाते हैं कि आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन कैसे बनाना है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण के लाभ। स्पष्टता और दिशा। वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण से आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है। यह आपको बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है और कौन से कदम उठाने हैं। यह न केवल आपके पैसे के उपयोग को नियंत्रित करता है, बल्कि आपको अपने हर निर्णय में मार्गदर्शन भी देता है। आत्मनियंत्रण में वृद्धि। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं
तो यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है। यह आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पैसे का एक हिस्सा विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित है और आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते। प्रेरणा और उत्साह। वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण से आपको एक स्पष्ट उद्देश्य मिलता है, जिससे आप प्रेरित और उत्साहित रहते हैं। यह आपको हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक समृद्धि। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित करते हैं, तो यह आपकी संपत्ति और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। लक्ष्य आपके पैसों को संरचित तरीके से निवेश करने में मदद करता है, जिससे आपके पैसे का अधिकतम लाभ मिल सकता है। वित्तीय लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? लक्ष्य को स्पष्ट बनाएं। सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। यह जानना जरूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप एक घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, या किसी विशेष रिटायरमेंट फंड की योजना बना रहे हैं? जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो आप उसे अधिक प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य को मापने योग्य बनाएं। केवल यह कह देना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह पर्याप्त नहीं है। आपको इसे मापने योग्य बनाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं अगले 5 सालों में 10 लाख रुपए बचाना चाहता हूं। जब आप अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाते हैं, तो आप उसकी दिशा और प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। समय सीमा निर्धारित करें। हर लक्ष्य के साथ एक समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 1 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना है, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि हर महीने आपको कितनी राशि बचानी होगी। समय सीमा से आपके लक्ष्य की वास्तविकता पर ध्यान जाता है और आप अधिक सुसंगत तरीके से काम कर सकते हैं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना बहुत मददगार हो सकता है। इससे आप हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 1 वर्ष में 1 लाख रुपए बचाना है, तो आप इसे हर महीने के हिसाब से विभाजित कर सकते हैं और हर महीने की बचत को ट्रैक कर सकते हैं। लक्ष्य को लिखें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो यह आपको उनके प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है। लिखित लक्ष्य आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है और यह मानसिक रूप से आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम बजट बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट बनाना जरूरी है। बजट से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी आय का कितना हिस्सा बचत और निवेश के लिए आवंटित करेंगे। यह आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित बनाता है। स्वचालित बचत करें। यदि आप अपनी बचत को स्वचालित बनाते हैं, तो यह आपको नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा स्वचालित रूप से बचत और निवेश खातों में ट्रांसफर करें। इससे आप बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी बचत को नियमित रूप से बढ़ा सकते हैं। बचत और निवेश के विकल्पों का चयन करें। अपने लक्ष्यों के अनुसार आपको सही बचत और निवेश के विकल्पों का चयन करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, तो आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। छोटे लक्ष्यों के लिए आप उच्च ब्याज दर वाले बचत खातों या निश्चित जमा योजनाओं का चुनाव कर सकते हैं। निरंतर समीक्षा करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करना जरूरी है। समय समय पर यह जांचें कि आप अपने लक्ष्य के कितने पास पहुंच चुके हैं और क्या आपको किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी खास लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया है, तो आप उसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के बाद उत्सव मनाएं। जब आप अपना वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने आप को उत्सव का अवसर दें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको प्रेरित करता है कि आप अगले लक्ष्य की ओर बढ़ें। छठा नियम, जोखिम का प्रबंधन करें। वित्तीय जीवन में जोखिम का हमेशा सामना करना पड़ता है, चाहे आप निवेश कर रहे हों, किसी व्यापार में शामिल हो रहे हों या अन्य वित्तीय निर्णय ले रहे हों। हालांकि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है
कि जोखिम को सही तरीके से प्रबंधित कैसे किया जाए। यदि आप जोखिम का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं तो यह न केवल आपको वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा दे सकता है, बल्कि यह आपको समृद्धि की ओर भी मार्गदर्शन कर सकता है। जोखिम का सही मूल्यांकन करें। जोखिम का प्रबंधन करने से पहले सबसे पहला कदम है जोखिम का सही मूल्यांकन करना। निवेश करते समय यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक निवेश के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना उच्च जोखिम वाला हो सकता है, जबकि सरकारी बॉन्ड्स में निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि लाभ के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन यह जोखिम आपकी वित्तीय स्थिति को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए निवेश करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा जोखिम स्वीकार्य है और आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। एक अच्छा निवेशक वही है जो न केवल उच्च लाभ की उम्मीद करता है, बल्कि उस निवेश के साथ जुड़े जोखिमों को भी समझता है। विविधता बनाए रखें। जोखिम को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है विविधता। विविधता का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करें, ताकि यदि एक क्षेत्र में नुकसान हो तो अन्य क्षेत्रों से मुआवजा मिल सके। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरी तरह से स्टॉक्स में निवेश करते हैं और बाजार में गिरावट आती है तो आपके सभी निवेश प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने निवेश को स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अन्य विकल्पों में विभाजित करते हैं तो एक क्षेत्र में गिरावट होने पर अन्य क्षेत्रों से आपको फायदा हो सकता है। विविधता न केवल निवेश में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल एक स्रोत से आय अर्जित करते हैं तो आपका पूरा वित्तीय ढांचा जोखिम में होता है। लेकिन यदि आपके पास कई आय स्रोत हैं तो एक में कमी होने पर आप दूसरे से संतुलित रह सकते हैं। बीमा का महत्व। जोखिम के प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण तरीका है बीमा। बीमा के माध्यम से आप अपनी संपत्ति, जीवन और स्वास्थ्य को अनिश्चितताओं से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि आप किसी कारणवश जल्दी चले जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा आपको मेडिकल आपातकाल के समय वित्तीय सुरक्षा देता है। इसके अलावा वाहन बीमा, गृह बीमा और यात्रा बीमा भी आपके लिए वित्तीय सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं। बीमा के माध्यम से आप जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और यह आपके वित्तीय जोखिम को कम करता है। जोखिम के खिलाफ सुरक्षा उपाय। आपातकालीन कोष का निर्माण। जीवन में अनिश्चितताएं आती हैं, जैसे नौकरी का चले जाना, स्वास्थ्य समस्या या कोई और आपात स्थिति। ऐसे में एक आपातकालीन कोष बनाना जरूरी है। इस कोष को अलग रखने से आपको वित्तीय संकट के समय बिना किसी चिंता के आवश्यक खर्चों का सामना करने की क्षमता मिलती है। आर्थिक शिक्षा और रिसर्च। जोखिम को कम करने का एक तरीका यह है कि आप निवेश के विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी रखें। जब आप किसी निवेश या वित्तीय निर्णय पर विचार करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। समय पर फैसले लें। समय पर फैसले लेना भी जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करता है। जैसे ही आप महसूस करें कि किसी निवेश या व्यापार में नुकसान हो सकता है, उसे छोड़ने का निर्णय लें और अपनी रणनीति में सुधार करें। देर से निर्णय लेने से नुकसान बढ़ सकता है। 7वां नियम, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। वित्तीय जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन और सलाह का महत्व अत्यधिक है। अधिकांश लोग अपनी आय, खर्चों और निवेशों के बारे में निर्णय लेने में अकेले होते हैं, लेकिन जब आप वित्तीय मामलों में सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस नियम के अनुसार वित्तीय मामलों में सही मार्गदर्शन और सलाह लेना जरूरी है। वित्तीय सलाहकार का महत्व। आपके जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब आपको वित्तीय फैसले लेने होते हैं, जैसे कि निवेश करना, बचत की योजना बनाना, रिटायरमेंट के लिए तैयार होना और भी बहुत कुछ। ऐसे में एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार आपकी मदद कर सकता है। वित्तीय सलाहकार न केवल आपकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि वह आपको सही योजना बनाने में मदद करता है ताकि आप अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। एक वित्तीय सलाहकार का काम आपको
विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी देना और आपको यह बताना होता है कि कौन सा विकल्प आपके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वह आपको अपने लक्ष्यों के अनुसार एक रणनीति तैयार करने में भी मदद करता है। इस प्रकार यदि आप वित्तीय मामलों में सक्षम नहीं हैं या अगर आपको सही दिशा का अंदाजा नहीं है तो पेशेवर मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के फायदे, व्यावसायिक अनुभव और ज्ञान। वित्तीय सलाहकार के पास बहुत अधिक अनुभव और विशेषज्ञता होती है। उनका काम लगातार बदलते हुए वित्तीय बाजारों और उनके रुझानों को समझना होता है। यह पेशेवर जानकारियां आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सही दिशा में सुधारने के लिए मदद कर सकती हैं। उनके पास निवेश की विभिन्न श्रेणियों, करों, बीमा और रिटायरमेंट योजनाओं के बारे में गहरी जानकारी होती है, जिसे आप बिना मार्गदर्शन के सही तरीके से समझ नहीं सकते। व्यक्तिगत सलाह। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझेगा और उसी के आधार पर सलाह देगा। वह आपके परिवार की जरूरतों, आपकी आय, खर्चों और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर एक कस्टमाइज्ड योजना तैयार करेगा। हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है और सलाहकार के साथ काम करने से आपको अपनी स्थिति के अनुरूप रणनीतियां मिलती हैं। आपके लक्ष्यों को सही दिशा में ले जाना। सही मार्गदर्शन से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावी रूप से तय कर सकते हैं। एक पेशेवर सलाहकार आपको यह बताएगा कि कौन से लक्ष्य प्राथमिकता देने योग्य हैं और कैसे आप उन्हें समय के साथ हासिल कर सकते हैं। आपके पास स्पष्ट मार्गदर्शन होने से आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी योजना में सुधार कर सकते हैं। समय और प्रयास की बचत। जब आप खुद से वित्तीय फैसले लेते हैं तो अक्सर इसमें समय और प्रयास बर्बाद हो जाता है। एक वित्तीय सलाहकार आपके लिए समय बचाता है क्योंकि वह आपको सबसे अच्छे विकल्पों और निर्णयों की पहचान करने में मदद करता है। इसके अलावा वह आपको उन संभावित गलतियों से बचाता है जो बिना मार्गदर्शन के हो सकती हैं, जिससे आप लंबे समय में और अधिक पैसे बचा सकते हैं। जोखिम को कम करना। वित्तीय सलाहकार आपकी जोखिम सहने की क्षमता को समझते हुए आपको सलाह देता है। निवेश में जोखिम होता है और एक सलाहकार यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल अपनी जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। वह आपको विभिन्न निवेश विकल्पों के जोखिम लाभ अनुपात को समझने में मदद करता है ताकि आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के साथ साथ अच्छा लाभ भी कमा सकें। सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करें? अच्छे सलाहकार का चयन करें। एक योग्य वित्तीय सलाहकार का चुनाव करना जरूरी है। आपको एक ऐसे सलाहकार की तलाश करनी चाहिए जो प्रमाणित और पेशेवर हो और जिसकी विश्वसनीयता साबित हो। आप सलाहकार के साथ अपनी बातचीत से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह आपकी वित्तीय स्थिति को समझने के लिए समय देता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सलाहकार से मिलने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ लें। आपको यह जानना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं या संपत्ति खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं? यह जानकारी आपके सलाहकार के लिए महत्वपूर्ण होगी ताकि वह आपके लिए सर्वोत्तम योजना बना सके। आपके सवालों का सही उत्तर लें। सलाहकार से मिलने पर यह सुनिश्चित करें कि आप उनसे अपने सभी सवाल पूछें। आपकी समझ से जुड़े सवालों का सही उत्तर पाने के बाद ही आप कोई कदम उठाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी योजनाएं पूरी तरह से समझी गई हैं और आप सही मार्ग पर हैं। समय समय पर सलाह लें। वित्तीय योजनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए एक बार सलाह लेने के बाद आपको समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। नियमित अंतराल पर अपने सलाहकार से संपर्क बनाए रखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में उनकी सलाह लें। आत्मशिक्षा जारी रखें। भले ही आप पेशेवर मार्गदर्शन लें, लेकिन खुद को भी वित्तीय मामलों में शिक्षित करना जरूरी है। जब आप खुद को वित्तीय ज्ञान से लैस करेंगे तो आप अपने सलाहकार से बेहतर संवाद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको दी जा रही सलाह आपके लिए क्यों सही है। दोस्तों, अब तक हमने 7 पैसे के नियम जीवन के लिए की किताब के सभी महत्वपूर्ण नियमों पर
विस्तार से चर्चा की है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि वित्तीय सफलता पाने के लिए सही आदतें और योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ भी खर्च करने से पहले उसे पहले बचाएं। आरंभ से बचें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत और निवेश में लगाएं। खर्चों को नियंत्रित करें। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करें। जोखिम का प्रबंधन करें। सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। इन नियमों को जीवन में अपनाकर आप अपने पैसे का सही उपयोग करना सीख सकते हैं, अपनी वित्तीय समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपनी मेहनत से कड़ी कमाई को सही दिशा में खर्च कर सकते हैं। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। यह धीरे धीरे आपके द्वारा किए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि आप अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब या विषय पर वीडियो बनाएं तो हमें बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।